नमस्कार दोस्तों बहुत कुछ हमारे हाथों से फिसल जाता है। फिसल इसलिए जाता है कि हम लोग कई बार हमारे सामने ये सवाल भी आता है कि हम लोग क्या क्या समेट कर रखें। और ख़ासकर जब विभाजन की बात होती है या विभाजन अर्थात भारत विभाजन, मैं इसे भारत पाक विभाजन नहीं कहूँगा क्योंकि विभाजन तो भारत का हुआ था। तो भारत विभाजन इन दिनों में फिर एक बार चर्चा में है और दोनों चीज़ें चर्चा में हैं, भारत विभाजन भी और आपातकाल भी। फ़िलहाल पहले भारत विभाजन की एक दास्तान में ज़रूर आपसे बांटना चाहूँगा। मित्रों, उस वक्त क्या हुआ था, ये बहुत लंबा चौड़ा ब्यौरा है इसका। मैं एक शख्स पर केंद्रित फ़िलहाल हूँ और वो शख्स है ग़ुलाम अली। ग़ुलाम अली भी कुछ लोग तलफ़्फ़ुज़ की नज़रिए से कह लेते हैं, अब दोनों ही अपनी जगह ठीक हैं। तो ये जो ग़ुलाम अली है, ये दरअसल में ये उस वक्त भारतीय सेना का एक सदस्य था। और जब बंटवारा हुआ तो भारतीय सेना के हर जवान, हर अधिकारी, उसको एक फॉर्म दिया गया कि इसमें आप अपनी तरजीह, अपनी प्राथमिकता दर्ज कर दें कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, भारतीय नवगठित भारतीय सेना में या जो बनने वाली है नवगठित पाकिस्तानी सेना, उसमें जाना चाहेंगे। तो ग़ुलाम अली के सामने जब ये परफॉर्मा आया तो उस वक्त वह चकलाला में एक ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था और उसी ट्रेनिंग के दौरान उसे वो परफॉर्मा मिला। उसने उसको गौर से देखा और कुछ पल के लिए सोचा, फिर उसने कहा कि बेहतर ये है कि मेरी जो पृष्ठभूमि है वो भारतीय सेना की है और दूसरी बात है कि मेरा जो पुश्तैनी घर है, मकान है, वो लखनऊ में है। तो मेरे सामने कोई बेहतर ऑप्शन हो नहीं सकती, कोई बेहतर और कोई इसका उपाय नहीं हो सकता। और उसने उसमें अपना भारत तो है भारतीय सेना का, उसको टिक कर दिया और उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन उस वक्त वो चकलाला में एक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था। जब प्रशिक्षण पूरा हुआ तो कायदे से उसे उसी जगह, उसी यूनिट में वापस लौटना था जिस यूनिट से वो गया था। उस यूनिट में जब गया तो उन्होंने तो कहा कि हम तो तुम्हें कबूल नहीं करते क्योंकि तू तो लिख के दे चुका है कि तू भारतीय सेना में जाना चाहता है। अब उसने कहा कि मुझे तो जो भी परफॉर्मा दिया गया मैंने उसको भर के दे दिया, लेकिन मेरा बेसिक यूनिट आप वाला है तो मुझे एक बार तो यहाँ आके रिपोर्ट करनी थी। और लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनी गई और उसको ज़बरदस्ती वाघा बॉर्डर से धकेल दिया गया कि जाओ, तुम्हारा ये मुल्क नहीं रहा, तुम्हारा मुल्क अब हिंदुस्तान है, तुम वहाँ जाओ। अब वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा मुँह दिखाओ, कोई शनाख्ती कार्ड, कोई आई कार्ड, कोई चीज़ दिखाओ। तो उसने दिखाया तो वो एड्रेस सारे पाकिस्तान के थे। उन्होंने उसको फिर धकेल दिया कि ये ना, हम तो इस तरह कबूल नहीं करेंगे जब तक वो इस बात को तस्दीक नहीं करते, पाकिस्तानी जो नई सेना जो बनी है, जब तक उसके अफसरान, उसके अधिकारी ये कबूल नहीं करते, ये तस्दीक नहीं करते कि तुम्हारा वाकई जो चयन है, सिलेक्शन है, वो भारतीय सेना का है, तब तक हम तुम्हें यहाँ नहीं ले सकते। और वही उसके पास वहाँ भी हुआ, वहाँ से फिर धकेल दिया गया कि ना, तुमने लखनऊ की वजह से, अपने पुश्तैनी मकान की वजह से भारतीय सेना का कॉलम भरा था, तुम्हें वहीं जाना होगा। फिर एक धक्का दिया गया और उसको भारतीय सीमा में भेज दिया गया। आखिर भारतीय सीमा में जब भेजा गया तो वो इतना ज़्यादा टूट चुका था कि वो एक दिन बेहोश होकर गिर पड़ा और कुछ लोग उसे फ़ौरन अस्पताल ले गए, सेना के अस्पताल, क्योंकि वो सेना की वर्दी में था। तो सेना के अस्पताल ले गए तो वहाँ उसी अस्पताल में उसे एक जेसीओ मिला जो किसी वक्त उसका सीनियर हुआ करता था, सूबेदार मेजर। फ़ौज में एसएम सूबेदार मेजर को भी बहुत बड़ा अधिकारी माना जाता है। तो सूबेदार मेजर ने उसे पहचान लिया, अरे ग़ुलाम अली तुम कहाँ? तो उसने बताई दास्तान कि मेरी तो ये दास्तान है। और तो उसने कहा कोई नहीं, घबराओ नहीं, हम दोनों एक ही यूनिट में काम करते रहे हैं, मैं तेरे साथ हूँ एक फ़ौजी होने के नाते। और उसका इलाज वगैरह करवाया गया। लेकिन इलाज के वक्त फिर वही परेशानी आ गई कि ये इलाज जो है, इसका ख़र्चा कौन देगा और इसकी एंट्री कैसे करें, किस सेना के खाते में करें। और आखिर उसे वहाँ से भी, अस्पताल से भी ख़ारिज कर दिया गया वो। लेकिन जो उसका सूबेदार मेजर था, जो भारतीय सेना का अधिकारी था,
वो उसे दिल्ली ले गया, वहाँ प्रतिरक्षा मंत्रालय में जाके बात की, डिफेंस मिनिस्ट्री में, उसका केस सारा पुटअप किया कि महाराज जी ये एक फ़ौजी है और इसे इस तरह की दास्तान से गुज़रना पड़ रहा है, और इसको किसी भी तरह से कम इसे कबूल तो किया जाए, क्योंकि उसने लिख के दिया हुआ है। जब तक ये कागजात पूरे होते तब तक उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसे फिर अस्पताल में दाखिल करवाया गया। उस वक्त दाखिला जो है उसको दिल्ली के इरविन हॉस्पिटल, जो बाद में LNJP लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल बन गया, तो उसमें दाखिल करवा दिया गया। दाखिले के वक्त जो सूबेदार मेजर ने उसकी शिनाख्त की कि एक फ़ौजी है और इसको दाखिला दिया जाए, लेकिन जब उसके कागज़ भरे जाने लगे, मेडिकल जब उसका सारा का सारा होने लगा, जब तस्दीक हुई, तो वो अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा ये तो पता ही नहीं चलता कि ये भारत का सैनिक है कि वहाँ का है, कहीं कोई जासूस हुआ तो हमारे गले मुसीबत पड़ जाएगी। उन्होंने अभी बहस मुबाहिसे में वक्त इतना बिताया कि वो बरामदे में ही एक स्ट्रेचर पे लेटा रहा और उसके बाद धीरे धीरे उसने आखिरी सांस वहीं ले ली और इस बात का फ़ैसला नहीं हो सका कि वो भारत का है या पाकिस्तान का। लेकिन तब तक उसके सूबेदार मेजर आ चुके थे, उनको पता चला कि इस तरह से मामला हो गया है तो उन्होंने सोचा कि एक फ़ौजी तो है ही, एक फ़ौजी के नाते डिफेंस मिनिस्ट्री से परमिशन लेकर उसके लखनऊ वाले पुश्तैनी घर में भेजा गया। वहाँ उसके रिश्तेदारों को बुलाया गया और जैसे कि फ़ौज के कायदे कानून होते हैं, उसे अंतिम वक्त में पूरी फ़ौजी जो तौर तरीका होता है, जो सम्मान का, उसी सम्मान के साथ उसे अंतिम विदाई राइफ़लें उल्टी करके 11 जवानों ने अंतिम विदाई दी और शोक की धुन भी बजाई और उसके बाद उसे लखनऊ के कब्रिस्तान में 6 फुट जगह दे दी गई कि यहाँ ये आराम से इस कब्रगाह में लेटेगा और उसके बाद वही सुपुर्दे खाक वाली जो रस्म है, मिट्टी डाल दी गई। लेकिन अब तक कब्रिस्तान के रिकॉर्ड में भी ये तय नहीं है कि इस कब्र में जो भी शख्स लेटा है वो भारतीय सेना का था या पाकिस्तानी सेना का। शुक्रिया दोस्तों।